लास्ट क्लास बूटस्ट्रैप का बेसिक्स कवर किया था, उसका आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसका ग्रिड सिस्टम समझा था, कंटेनर समझा था। आज जो होगा थोड़ा सा बूटस्ट्रैप की हम प्रॉपर्टीज, स्टाइलिंग के ऊपर जो है, या बूटस्ट्रैप काम कैसे कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज बटन्स के ऊपर, आउटलाइंस के ऊपर, हेडिंग्स के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर, नेविगेशन बार और थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाऊंगा, ठीक है, ताकि चीजें थोड़ी ज्यादा सी हैं। और बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत ज्यादा चीजें। मैंने कहा कि बूटस्ट्रैप का लॉजिक ये है कि अब हजरत अंग्रेज ने आपके लिए सारे डिजाइनिंग बनाकर रख दिए, एक शोरूम बना के रख दिया, एक लाइब्रेरी बना के रख दिया। आपका काम यह है कि आप उसमें से पिक करना है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है, उसका सिर्फ नाम उठाना और लगाना है, बस। तो इस हिसाब से उस शोरूम के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, तो सारी हमारे लिए कवर करना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए फिर हम रेफरेंस वेबसाइट्स रखते हैं, जैसे W3 स्कूल्स हुआ, ट्यूटोरियल पॉइंट्स हुआ, बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट है, मैं कल उसके ऊपर बात करूंगा। उसके ऊपर जाते हैं, वहां पे सारे थीम्स, टेम्पलेट्स, पैटर्न्स हमारे पास प्री डिफाइंड मौजूद होते हैं। ठीक है, वहां से फिर हम अपने स्टाइल्स वक्तन व वक्तन उनको एज ए लाइब्रेरी के तौर पे रखते हैं और वहां से डेटा उठाते रहते हैं। तो असल गेम ये कि बात समझ में आए कि यार हम काम कैसे करना है बूटस्ट्रैप में, बाकी सारा लॉजिक इसमें भी वही देख देख के करना है। ठीक है, तो इसको याद रखने वाली कॉन्सेप्ट नहीं है। अगेन डेवलपमेंट है, कोडिंग है, हर चीज मेमोराइज नहीं करनी, लॉजिकली बात को समझो कि यार काम कैसे हो रहा है। जैसे CSS का हमने कहा 3 मेन चीजों का लॉजिकली रखो, बूटस्ट्रैप के अंदर भी 3 मेन चीजें आ गई। वही 3 मेन चीजें जो हमने CSS में बात की थी। पहली थी इसकी हेडर फाइल्स, वो 4 जो हम लिंक के अंदर 5 चीजें देते हैं, सॉरी, पहला व्यू पोर्ट वाला, और दूसरा उसमें हमारे पास बूटस्ट्रैप की फाइल आ गई, CSS की, और 3 जावास्क्रिप्ट की फाइलें आती है। ये चीज हमें इसमें याद रखनी है कि यार हर पेज के अंदर मुझे ये देनी है। दूसरी पॉइंट, एक वो हेडर 5 फाइलें देनी है और वो 5 फाइलें मुझे हर हेडर में देनी है। ठीक है, ये हर फाइल के अंदर 10 फाइलें, 10 के अंदर CSS के अंदर अगर 50 फाइलें आ रही है, हर 50 फाइल के अंदर वो फाइल कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट होगी। ये उसका पहला असूल है। दूसरा हमने कहा था कि इस चीज का ख्याल रखें कि वो आपने डाउनलोड करके देनी है या CDN लगानी है। बूटस्ट्रैप आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हो, तब भी कोड वही होगा। अब पूरा उसमें HTTP पाथ की जगह पे सिर्फ फाइल नेम आएगी बस। ठीक है, कोड वो फिर भी वही है, डाउनलोड किया और उसमें फाइल नेम दे दी बस, डाउनलोड करके सेम फोल्डर में रखना है, फाइल नेम फाइल नेम फाइल नेम फाइल नेम, बाकी सारी चीजें सेम है और कोई इशू नहीं। या फिर आप डायरेक्ट वेब का लिंक दे दो, उसके लिए इंटरनेट होना लाजमी है। इंटरनेट होगा तो CDN नेट पे जाएगा, डेटा उठा के ले आएगा, काम हो जाएगा। फिर तीसरा इसके अंदर जो मेन चीज है क्लास नेम, बस कि कौन सी क्लास नेम से क्या सेटिंग्स आएगी, तो वो चीज अभी हमने फोकस करनी है। ठीक है, हमने कहा अच्छा चले ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स। बेसिक में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से, करते हैं टाइपोग्राफी से, कि टेक्स्ट के लिए हमें क्या करते हैं। तो जब हम बूटस्ट्रैप में बात करते हैं तो कुछ बूटस्ट्रैप की डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। डिफॉल्ट सेटिंग्स का मतलब ये कि उसके अंदर जब आप यूज करते हो तो फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट 16 है, लाइन हाइट बाय डिफॉल्ट 1.5 है। लाइन हाइट का मतलब ये कि 2 लाइनों के दरमियान का स्पेस, 2 लाइनों के दरमियान, जिसको हम वर्ड के अंदर लेडिंग कहते हैं, वर्ड के अंदर भी ऑप्शन आता है, तो वो हमारे पास 2 लाइनों के दरमियान के स्पेस को हम कहते हैं कि भाईजान ये जो है 1.5 है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट। फॉन्ट फैमिली इसकी हेल्वेटिया है डिफॉल्ट में। इन एडिशन ऑल पैराग्राफ मार्जिन जितने भी हम इस्तेमाल करेंगे उसकी टॉप से 0 मार्जिन हो जाती है और बॉटम में 1 REM में हो जाती है, जो कि अराउंड 16 पिक्सल है। मींस ये वो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं कि जब भी आप पैराग्राफ का टैग यूज करोगे तो उसको आपको ये सेटिंग्स मिलेंगी। ये थोड़ा पता होना लाजमी है। ठीक है, पता होने से मतलब कि पता हो गया इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। पैराग्राफ की मार्जिन टॉप 0 आती है, हर पैराग्राफ के बाद 16 पिक्सल्स का गैप आता है, इसीलिए हर पैराग्राफ जब खत्म होगा ना तो 16 पिक्सल का गैप आता है। ये पता होना इसीलिए क्योंकि कभी कभी हमें इस गैप खत्म करना है, मैं आगे एग्जाम्पल एक कराऊंगा उसमें बताऊंगा, तो मुझे वो गैप एक्चुअली खत्म करना होता है। हमें बाय डिफॉल्ट गैप आ रहा होता है, हम कह रहे हैं यार ये गैप क्यों हो रहा है, गैप मुझे नहीं चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट गैप है, फिर हमें मार्जिन दूसरे कंपोनेंट की मैन्युअली 0 करनी पड़ती है कि यार ये गैप खत्म करो। बहरहाल ठीक, ये रहा डिफॉल्ट सेटिंग्स। अब आ जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो बेसिक स्ट्रक्चर वही हम करेंगे, HTML फाइल ओपन की, ठीक है, HTML फाइल ओपन की, उसके अंदर बेसिक कोड लिखा, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेड वाला जो स्टैंडर्ड लिखा, उसके अंदर फिर हमने पहला मेटा डेटा टैग दिया व्यू कोड वाला। एवरी HTML फाइल नीड्स टू हैव दैट। बूटस्ट्रैप की ये दरख्वास्त है कि यार ये लाइन डालो ताकि मैं प्रॉपरली पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकूं। फिर ये 4 फाइल लिंक्स मैंने कॉपी की।
अगेन ये याद नहीं रखना, ये पता होना लाजमी है कि यार ये 4 चीजें मेरे पास हर हाल में उसमें कॉपी पेस्ट हो रही है। हमने कह दिया ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सबसे पहली चीज, div टैग। ठीक, div के अंदर मैंने कंटेनर बना दिया। कंटेनर के ऊपर हमने कल बात की थी, ठीक है। तो हमने एक कंटेनर बनाया क्योंकि बूटस्ट्रैप ये कहता है कि यार भाईजान कंटेनर्स के ऊपर काम करो, ग्रुप बनाओ, उसके अंदर चीजें डालो और कंटेनर बना के उस पर काम करो। मेक्स लाइफ मच मोर इजी, ठीक है। कंटेनर के हिसाब से ना वो इजीली ऑर्गेनाइज करता है आपके वेब लेआउट। तो हमने पहला कंटेनर बनाया, तो हमने कहना बना दिया। अब मुझे हेडिंग्स बनानी है, तो हमने इससे पहले H1, H2, H3, H4, H5, H6 HTML का पढ़ा हुआ है। उसकी CSS स्टाइलिंग हमने मैन्युअली की हुई है। हजरत अंग्रेज ने बूटस्ट्रैप में पहले कुछ करके रखी हुई है। उसके अंदर वो कहता है कि अगर आपने बूटस्ट्रैप लगा रहे हो तो आपने बेसिकली पहले H1, H2, H3 लगा दिया, तो उसकी डिफॉल्ट साइज मेरे पास आ गई। फॉर एग्जाम्पल 2.5 REM इज इक्वल्स टू 440 पिक्सल्स, ये डिफॉल्ट आ गई H1 की। आप चेंज कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट अगर कोई क्लास नहीं दोगे तो ये उसका पहला डिफॉल्ट आ जाएगा। इस तरह H2 को थोड़ा छोटा कर रहा है, H3 को और छोटा कर रहा है, H4 को और छोटा कर रहा है, H5 को और छोटा कर रहा है। ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स H1, H2, H3 की आ गई। तो ये उसने बता दिया कि यार अगर आप कोई क्लास नहीं दे रहे, सिर्फ H1 लिख रहे हो, क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप ऑलरेडी लगा दिया, तो अब मैं उसमें बाय डिफॉल्ट ये वाली सेटिंग्स करूंगा। अब मैं बाय डिफॉल्ट ये वाली सेटिंग्स लगेंगे। अगर आप खुश हो, बहुत अच्छा है, चेंज करना चाह रहे हो, मैं आगे ऑप्शन दूंगा, आप चेंज कर देना। फिर इसमें एक और चीज आती है क्लास डिस्प्ले करके, ठीक है। CSS में एक और क्लास आ जाती है, CSS में एक और क्लास इसमें बूटस्ट्रैप में दी हुई है डिस्प्ले करके, कि अगर आपने उसका साउंड चेंज करना है, ये डिफॉल्ट है। अगर कुछ भी आपने नहीं लिखा, ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो ये डिफॉल्ट आया, अभी कोई क्लास हमने नहीं दी। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं यार हमें साइज चेंज करनी है, तो शहजादे ने ना एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम उसने कह दिया डिस्प्ले का। तो अब हम क्या करेंगे, उसी H1 को डिस्प्ले दे देंगे 1। तो जब डिस्प्ले देंगे तो जो बाय डिफॉल्ट देखो ये वाला फॉन्ट था, अब उसकी फॉन्ट साइज ये हो गई। साइज में सिर्फ फर्क कर देगा, साइज उसकी बड़ा कर देगा, ठीक। इसी तरह डिस्प्ले 2 कर देंगे तो थोड़ा छोटा कर देगा, डिस्प्ले 3 कर देंगे तो थोड़ा छोटा। मींस जो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल फॉन्ट था उससे उसकी साइज उसने और बड़ी कर दी। अब यहां पे क्या हुआ, डिस्प्ले बस। अब जो चीज नोट करो क्या हमने की है, H1 लगाया, क्लास लगाई, इज इक्वल्स टू डिस्प्ले दिया, ठीक। डिस्प्ले -1, ये डिस्प्ले -1 क्या है, क्लास का नाम, ठीक। इस क्लास के पीछे जो CSS है वो बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से दे दी गई, हमने नहीं दी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यार अगर मुझे फॉन्ट बड़े करने हैं, तो बूटस्ट्रैप ने एक क्लास बना के रखी है जिसका नाम है डिस्प्ले 1 2 3। 1 करूंगा तो लार्ज आ जाएगा, 2 करूंगा तो स्मॉल, 3 4 इस तरह से बढ़ा, ठीक। बस ये हमारे पास फॉन्ट को बड़ा करने का, छोटा करने का एक क्लास है। इसी तरीके से आगे बढ़े तो उसने एक और बना दिया हमारे पास, स्मॉल करके टैग बना दिया। अब वो ये कह रहा है कि यार अगर आप स्मॉल टैग यूज कर रहे हो तो फॉन्ट को और स्टैंडर्डली आप छोटा करके लेके जा सकते हो। हैंस इसमें जैसे ये नॉर्मल आया और ये उसका स्मॉल टेक्स्ट आ गया, ये वाला नॉर्मल आया और ये उसका लाइटर टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो उसका भी उसने डिफॉल्ट एक टैग बनाया। स्मॉल का एक टैग है, हेडिंग 1 के अंदर दी, और उसमें मैंने कहा H1 हेडिंग, तो H1 हेडिंग बड़ी नजर आ रही है। फिर स्मॉल टैग यूज किया और मैंने सेकेंडरी टेक्स्ट दे दिया, तो उसने सेकेंडरी टेक्स्ट को थोड़ा सा से कंसिडरेबली छोटा कर दिया, बोल्ड से कम कर दिया, ठीक। ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग कर दी, ठीक है। वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आया क्योंकि वो इनलाइन टैग है। जैसे स्पैन हमारे पास इनलाइन टैग है, ये भी हमारे पास स्मॉल इनलाइन टैग है। तो इनलाइन रहते हुए स्मॉल को उसने इस्तेमाल किया टैग को, और उसकी स्टाइलिंग कर दी थोड़ा छोटा करना। हैंस जो लास्ट एक एग्जाम्पल में मैंने वर्ड एक बड़ा किया था, दूसरे वर्ड छोटे किए थे स्पैन को यूज करके। एक वर्ड का कलर चेंज, हेडिंग में दूसरे वर्ड का कलर चेंज, स्पैन में यूज करके हमने मैन्युअली CSS में किया था लास्ट वीक एक एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। स्लाइड्स में वो मौजूद है। वहीं पे अब उसके बाद उसने दूसरा तरीका यूज किया है, स्मॉल टैग यूज करके। उसने कहा स्मॉल टैग यूज करो तो टेक्स्ट छोटा हो जाएगा, इनलाइन रहते हुए छोटा आ जाएगा। इसी तरह स्मॉल स्मॉल करते जाओगे तो H1 H2 के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट छोटा 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 होता जाएगा जैसे आप यूज करोगे। ये एक हमारे पास और स्टाइलिंग का एट्रीब्यूट आ गया। इसी तरीके से टेक्स्ट के अलाइनमेंट के ऊपर बात करते हैं। उसने कहा टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है, हम क्या करेंगे, बेसिकली पैराग्राफ लिखा, क्लास दी, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट किया तो टेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट पे आ गया। मैंने टेक्स्ट अलाइन राइट किया तो टेक्स्ट हमारे पास राइट पर आया। मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर पर आई।
अब यहां पे हम क्या दे रहे हैं, कोई CSS हम नहीं बता रहे। अगेन अब जो बात थोड़ी दिमाग में बैठाने वाली है कि ये मैं क्लास के नाम दे रहा हूं, मैं CSS नहीं बता रहा। ये क्लास के नाम आ रहे हैं बूटस्ट्रैप से। जो फ्रेमवर्क की 4 फाइलें हमने इंपोर्ट करके हेड में डाली थी वहां से आ रहा है। वहां पे हजरत अंग्रेज ने बूटस्ट्रैप CSS में जाके ये सारा लाइब्रेरी, ये डिजाइन की पैटर्न, ये सारी स्ट्रक्चर बना के रख दिया उस फाइल में। हमें सिर्फ उसके क्लास नेम उठाना है और अपनी टैग का सेम क्लास नेम रखना है। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्लास नेम पता करने के, यार अगर मुझे लेफ्ट पे करना है तो वैसे टेक्स्ट अलाइन कर एक CSS में प्रॉपर्टी थी, वैसे टेक्स्ट अलाइन करके CSS में प्रॉपर्टी थी। अब मैं CSS इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप कर रहा हूं, तो बूटस्ट्रैप में नाम रख दिया टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट सेंटर। अब जहां भी मुझे अलाइनमेंट चेंज करनी है मैं वहां पे टेक्स्ट अलाइन को, टैग को इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसके क्लास नेम यूज करूंगा, टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट बॉटम हो जाएगा। ठीक, मैंने बेटा ये कल भी क्लास में डिस्कस किया था। बूटस्ट्रैप का फायदा सबसे बड़ा ये आता है कि जब आप बूटस्ट्रैप यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें ये जितनी भी स्टाइलिंग डिजाइनिंग है वो पूरे फ्रेमवर्क में पहले से की हुई है, स्ट्रक्चर पूरे वेब पेज का बनाया हुआ है, लेआउटिंग पूरी बना के रखी है उसने, हमने उस लेआउट पे कंटेंट सिर्फ डालना है। सेकंड, फिर उसमें पूरी रिस्पॉन्सिव बिहेवियर उसने बना के रखा है, हमें सिर्फ उस पर अप्लाई करना है। तो उससे कोडिंग आपकी आसान और क्विक हो जाती है, वरना ये चीज मैन्युअली मुझे हर टैग का CSS खुद लिखने की जरूरत पड़ती, अब यहां पे खुद ब खुद हो रही है। ये उसका मेन एडवांटेज आता है। ठीक है, ये इजी है, फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। जब हम बूटस्ट्रैप करते हैं तो यस हमें HTML कोड लिखना पड़ता है। HTML कोड हमारे पास जो होगा हम उसी के ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हैं। अगर आपने व्यू पोर्ट वाली लाइन नहीं दी हुई तो मैं वही कह रहा है कि बूटस्ट्रैप रेकमेंड करता है कि यार ये लाइन डालो बेसिक। नहीं, ये टेक्स्ट वाला डिस्प्ले था जो अभी हमने करा, ये टेक्स्ट वाला, ये वो वाला डिस्प्ले नहीं है। ठीक है, सो इसी तरीके से टेक्स्ट जस्टिफाई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये CSS की प्रीडिफाइंड क्लास नेम यूज की, मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दी। इसी तरीके से टेक्स्ट के हमारे पास अब आ गए फॉन्ट वेट, मींस मैन्युअली अगर आपने कुछ और चीज करनी है तो मैंने पैराग्राफ बनाया, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया तो टेक्स्ट हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। मैंने फॉन्ट वेट बोल्डर कर दिया तो और ज्यादा बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा और गहरा हो जाएगा। इस तरह उसने एक नॉर्मल दिया हुआ है, लाइट दिया हुआ है, लाइटर दिया हुआ है, इटैलिक दिया हुआ है। ये वो क्लास नेम्स है कि जहां पे आपको जो भी फॉन्ट करना है, बोल्ड, इटैलिक वगैरह, आप ये वाली क्लास इस्तेमाल करोगे, आपका फॉन्ट हो जाएगा। मींस अब उसने हर चीज का ना, उसने हर चीज का CSS का स्टाइल बनाकर रख दिया क्लास नेम के साथ। हमने वो क्लास नेम्स उठानी है, वो अप्लाई करना है। ठीक, ये आप बेसिक टेक्स्ट का। इसके बाद फिर हम अब आगे इसकी और डिजाइन पैरामीटर्स पे जाते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट मोर प्रॉपर्टीज। मोर प्रॉपर्टीज में आते हैं, सबसे पहले हमारे पास कलर आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग बूटस्ट्रैप कलर्स इज अगेन वेरी एसेंशियल। हजरत बूटस्ट्रैप ने के पीछे जो भाई बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, उसने कहा यार वास्तव आप दुनिया के सारे कलर यूज कर सकते हो, लेकिन लेट मी शो यू फ्यू बेसिक कलर्स। तो उसने कुछ बेसिक कलर्स बना के हमें दे दिए, और ये वो कलर्स हैं जिनके नेम एक्चुअली पूरे बूटस्ट्रैप में कैरी होते हैं। तो ये कलरिंग पूरे बूटस्ट्रैप की थीम्स में जाता है। आगे मैं एग्जांपल्स में और क्लेरिफाई करूंगा। तो फॉर एग्जांपल उसने कहा कि अगर आपका टेक्स्ट का कलर लाइट ग्रे करना है, आप लिखो टेक्स्ट डैश म्यूटेड, तो लाइट ग्रे हो जाएगा। टेक्स्ट को आपने ब्लू करना है तो उसने एक वर्ड यूज किया हुआ है प्राइमरी, टेक्स्ट डैश प्राइमरी करोगे तो प्राइमरी हो जाएगा। फिर उसने कहा कि टेक्स्ट सक्सेस लिखोगे तो मैं ग्रीन कलर का टेक्स्ट दे दूंगा, मैं इन्फो लिखोगे तो एक लाइट ब्लू सा कलर आ जाएगा, वार्निंग लिखोगे तो येलो आ जाएगा, डेंजर लिखोगे तो रेड आ जाएगा। अब ये नाम उसने खास रखे हुए हैं। एक्चुअली ये जो नेम है प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर वगैरह वगैरह, ये वो नाम है जिसने इसने कलर के साथ एसोसिएट किए। अब ये नाम बूटस्ट्रैप में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, इतनी दफा इस्तेमाल हो रहा है कि उसने एक्चुअली पूरा उसका डिफाइन कर दिया कि यार अब जहां कहीं आपने प्राइमरी लफ्ज लिखा ना तो उसका मतलब ब्लू कलर,
जहां कहीं डेंजर लफ्ज लिखा उसका मतलब रेड, कंपोनेंट कोई भी हो, टैग कोई भी हो, कंपोनेंट कोई भी हो, टैग कोई भी हो, प्राइमरी लिखने का मतलब प्राइमरी ब्लू कलर, डेंजर लिखने का मतलब रेड कलर, सक्सेस लिखोगे तो उसका मतलब ग्रीन कलर, वार्निंग लिखोगे तो येलो कलर, ये कलर उसने डिफाइन कर दिया। अब जहां भी आपको टेक्स्ट को कलर चेंज करना है, हमने बेसिकली क्या करेंगे, ये नाम यूज करेंगे। हमने कहा ठीक, अब हम क्या करेंगे, वही कोड बनाया, उम्मीद है कि 4 लिंक्स मैंने दे कर आया था, बॉडी में आ गए, हमने उसको कहा कि यार पैराग्राफ बनाओ, पैराग्राफ में क्लास में गए और टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया। अब यहां पे सिर्फ मैंने उसको बताया गया टेक्स्ट म्यूटेट करो, सी दिस, देयर इज नो सीएसएस, ये अगेन वही चीज, अब हम सीएसएस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम बूटस्ट्रैप पे कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप का मतलब क्लास का नाम। अब मैं सिर्फ उसको दूंगा यार ये पैराग्राफ है, क्लास है, क्लास इसकी जो कर दो आप म्यूटेड। तो टेक्स्ट म्यूटेड लिखने का मतलब ये कि मुझे टेक्स्ट आइए चाहिए ग्रे में, फिर मैंने कह दिया टेक्स्ट प्राइमरी, तो उसका मतलब टेक्स्ट ब्लू में चाहिए, टेक्स्ट सक्सेस दे दी क्लास का नाम, तो ये टेक्स्ट ग्रीन आ गया। इस तरह जो भी कलर आप यहां पे दोगे उसकी क्लास में, वो कलर टेक्स्ट के ऊपर यहां पर होकर आ जाएगा। बस ये बूटस्ट्रैप का सारा काम। अब बूटस्ट्रैप का जो सारा काम है वो बेसिकली इतना ही है कि बूटस्ट्रैप में अब आपको सीएसएस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए फिर आसान हो जाता है कि सीएसएस में फिर समझो एक लिहाज से मैन्युअली सब कोडिंग करनी पड़ रही है, यहां पे मुझे मैन्युअली कोडिंग नहीं करनी पड़ रही, यहां पे मुझे सिंपल टर्म्स में सिर्फ क्लास के नाम देना, ठीक, यस। वो आता है माता पे, ठीक है, यस, आप एक्स्ट्रा कलर असाइन कर सकते हो, ये मैं प्री डिफाइंड बूटस्ट्रैप के कुछ कलर्स के ऊपर बात कर रहा हूं। कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, इनलाइन सीएसएस भी आप अभी इसमें दे सकते हो, ठीक, यहां पे अब आप इनलाइन सीएसएस देके उसको और कस्टमाइज आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, ठीक, हमने सीएसएस में बैकग्राउंड कलर पे बात की हुई थी, इस भाई ने क्या किया हुआ है, उसकी भी क्लासें बना दी हैं। अब क्योंकि बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं तो उसके लिए उसने वर्ड यूज किया बीजी, पूरा बैकग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने वही कहा कि लफ्ज पे अब जाओ, प्राइमरी का मतलब ब्लू है, डेंजर का मतलब रेड है, वार्निंग का मतलब येलो है, सक्सेस का मतलब ग्रीन है, अब उसने वही नाम यूज किए, प्राइमरी तो ब्लू बैकग्राउंड आ जाएगा, सक्सेस तो ग्रीन बैकग्राउंड आ जाएगा, इन्फो तो लाइट ब्लू सा आ जाएगा, वार्निंग तो येलो सा आ जाएगा, डेंजर तो रेड एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब जहां कहीं मुझे बैकग्राउंड देना है मैं बीजी डैश वही कलर का बेसिक नेम दूंगा, या फिर आप अपनी मर्जी का जो भी कलर देना चाहो, नेम्स नहीं, ये तो फिक्स इसके प्री डिफाइंड कलर्स हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं। उसके बाद इसी का आप कोड अगर हम उठाएंगे तो सेम तरीकेकार है, मैंने पैराग्राफ उठाया, क्लास नेम दी, टेक्स्ट म्यूटेड किया, तो उसके पीछे हमारे पास कलर आ जाएगा म्यूट ब्लैक लाइट ग्रे का, टेक्स्ट प्राइमरी देंगे तो ब्लू कलर आ जाएगा, टेक्स्ट सक्सेस दिया तो हमारे पास ग्रीन आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड, सॉरी, अच्छा सॉरी, वो प्रीवियस एग्जांपल में सेम स्लाइड आ गई थी, ठीक है, चलें। उसके बाद आगे आते हैं बटन के ऊपर, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड सॉरी कोड उसमें गलत आ गया था, कोड वो पहले वाला याद होगा, ठीक है, उसमें बीजी टेक्स्ट, बीजी कलर, बीजी प्राइमरी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट में अब हमारे पास बटन्स आ गए, अगेन कलर के नाम याद रखो। अब सीएसएस में देखो हम कहते हैं आसान कैसे बनी, मुझे ये बटन बनाना है, मुझे ये बटन बनाना है, ठीक है। अब इससे पहले सीएसएस अगर मुझे मैन्युअली लिखनी पड़ती तो मुझे उस बटन का क्लास, उस पर डिस्प्ले, हवर, 6-7 प्रॉपर्टीज मुझे याद रखनी पड़ती कि मुझे क्या देना है, इवन उसके कॉर्नर्स तक उसने राउंड किए हुए, ये सारी चीजें हमें स्टाइल्स में देनी पड़ती। बूटस्ट्रैप जब हम यूज करेंगे तो मुझे सिर्फ उसका ये लफ्ज याद रखना है बस, और सॉरी बटन का, बस मुझे सिर्फ ये एक लफ्ज याद रखना है कि जहां कहीं मुझे बटन बनाना है मुझे क्लास यूज करनी है बीटीएन, गेम खलास। इसीलिए हम कहते हैं इट बिकम्स इजी एंड फास्ट, कि आप बड़ी आराम से बड़ी जल्दी पूरी डिजाइनिंग कर सकते हो। अब जहां आपको मेन्यू बनाने थे, जहां आपको बटन बनाने थे, वहां पे सिर्फ आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल बटन टाइप उसकी बटन है, ये इनपुट टाइप का बटन आ गया, HTML का कोड है, क्लास में हम उसको बटन दे देंगे, क्लास में बटन दिया तो पूरा बटन बना देगा। लेकिन अभी कलर वलर हमने इसको बताया नहीं है, तो फिर हम यहां पे दे देंगे बटन डैश प्राइमरी, तो ये प्राइमरी ब्लू कलर बन जाएगा। अब यहां पे भी वही इसने लफ्ज प्राइमरी यूज किया,
ठीक, प्राइमरी का मतलब ब्लू कलर। तो जब आप बटन डैश प्राइमरी दोगे तो मतलब मुझे बटन का प्राइमरी कलर बैकग्राउंड चाहिए, ये वाला इफेक्ट आ जाएगा। बटन डैश सेकेंडरी दोगे तो सेकेंडरी आ गया। अब यहां पे बूटस्ट्रैप की दो चीजें हुई हैं, बूटस्ट्रैप की दो चीजें हुई हैं, दो क्लासेस इस्तेमाल की हमने एक साथ। अगर आप सिंगल क्लास यूज करोगे तो ये बटन रहा, लेकिन अब नोट करो कि यहां पे हमने क्या किया है कि हमने उसको कहा कि यार एक बटन भी बनाना है, स्पेस, फिर हमने उसको कहा यार बटन प्राइमरी भी बना दो। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पे हम ग्रुप ऑफ क्लासेस यूज कर रहे हैं, मल्टीपल क्लासेस यूज कर रहे हैं। अब जो सेलेक्टर है हमारा सीएसएस का वो मल्टीपल हो गया। हेंस अब क्या हो रहा है कि एक साथ मल्टीपल क्लासेस का इफेक्ट इस बटन पे जा रहा है। अब एक साथ मल्टीपल क्लासेस का इफेक्ट इस बटन पे जा रहा है। एक बटन का इफेक्ट, तो जो बटन वाली सीएसएस थी वो इस पे अप्लाई होगी तो पूरा बटन बना देगा, और बैकग्राउंड कलर प्राइमरी किया तो पूरा प्राइमरी आ जाएगा। बगैर बैकग्राउंड के मुझे बटन का कुछ इफेक्ट पता ही नहीं चल रहा। फिर बटन सेकेंडरी करेंगे, सेकेंडरी, बटन सक्सेस किया, सक्सेस, बटन स्पेस बटन सक्सेस, बटन स्पेस बटन, ये वाला जो टैग है बटन बनाएगा, बैकग्राउंड कलर सिर्फ हम दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उससे वो चीज और वाज़ेह होकर आ गई। हेंस अब सीएसएस में बूटस्ट्रैप में ये गेम। अब जब हम डिजाइन करने बैठे तो हमें, मैंने वही कहा कि लाइब्रेरी बनी हुई है, हमें सिर्फ देखना है कि यार मुझे कौन सी चीज अच्छी लग रही है, मैंने कौन सा बटन मुझे बनाना है, किस कलर का बनाना है, सिर्फ मुझे उस बटन की क्लास नेम पता होनी चाहिए। ये सारी हम याद नहीं रखते, हमें पता होनी चाहिए कि हमें कहां से क्या चीज मिलनी है। ये याद रखने वाली चीज नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस हैं कि किसी को याद नहीं बैठती। आज सुन रहे हैं अच्छा बटन याद बैठेगा, पर कल को भूल जाते हैं कि पूरा बटन लिखना था कि BTN लिखना था कि BTN लिखना था। तो ये स्पेलिंग का इशू नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि यार मुझे अगर बटन बनाना है ना तो भाईजान की कोई ना कोई क्लास होगी। ठीक, कौन सी क्लास होगी वो नहीं पता, पर कोई ना कोई क्लास होगी। तो हम ऑनलाइन जाते हैं, बूटस्ट्रैप की अपनी वेबसाइट पे गए, W3 स्कूल्स पे गए, इसकी बहुत सारी रेफरेंसेस वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहां पे टेम्पलेट से बने हुए हैं, वहां पे जाके हम उसके क्लास नेम देखते हैं कि यार कौन सा स्टाइल अच्छा है, उसका नाम क्या है, वो नाम उठाया और अपनी क्लास में पेस्ट किया, बस। यस बॉस। उसको आपने कस्टमाइज करना है, उसके लिए अलग। ठीक, यस, बूटस्ट्रैप को आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन एक रेकमेंडेड चीज ये है कि बराए करम इसकी जो अपनी ओरिजिनल फाइल है उसको मत छेड़ो। ठीक है, उसको मत छेड़ो। वजह यह कि उसका एक प्रीडिफाइंड पैटर्न वो हजरत अंग्रेज ने अपने हिसाब से बना के रख दी। अगर आप CDN यूज कर रहे हो तो सर्वर पे दुनिया के सबके लिए सेम है, तो उस पर आप नहीं छेड़ो, उसको एज इट इज रहने दो। आप अपनी अलग से एक्सटर्नल CSS बनाओ, उसमें उसके स्टाइल्स को अलग कर दो, और वो यहाँ पे क्लास नेम, आप तीसरा क्लास नेम भी दे सकते हो, चौथा भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना क्लास नेम भी दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर, माय बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल, क्लास नेम बना दिया, वो यहाँ पे दे दिया। आपने अपनी एक्सटर्नल CSS बनाई, उसमें माय बैकग्राउंड कलर XYZ रख दिया, तो वो यहाँ पे आपने दे दिया क्लास नेम। बात समझ में आई? तो आप अपना कस्टमाइजेशन, जो CSS वाले रूल्स हैं, जो CSS वाले रूल्स हैं वो एज इट इज अप्लाई होंगे। वो खत्म, CSS को हमने खत्म नहीं किया। मींस कि अगर आपने कस्टम CSS देनी है तो वो कस्टम CSS देने के लिए वही चीज है जो हमने मैसीनेस देकर आए। मींस आप एक्सटर्नल CSS बनाओगे, उसको अपने कोड के साथ लिंक करोगे, उसमें आप प्रेफर फिर होता है कि उसमें आप क्लास नेम दो, उसका उधर भी क्लास नेम दिया, वही की क्लास नेम तीसरा यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे, स्पेस देके अपना क्लास नेम दिया, बस। तो वो आप वाली CSS का भी इफेक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो बटन प्राइमरी देके फिर बटन का कलर आप चेंज कर सकते हो जी। ठीक, इसी तरीके से और बटन बनाने। अब जो बटन बनाने का टैग है, ये चीज याद रखो कि ये जो क्लास नेम्स हैं ये सिर्फ इनपुट टाइप की या मखसूस नहीं है, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। हेंस अगर एंकर टैग है तो वो मैंने एंकर टैग के ऊपर बटन लगाऊंगा तो एंकर टैग लिंक बन जाएगा, बटन। अगर वो बटन है तो बटन के ऊपर लगाया तो बटन बन गया। इनपुट टैग है उसके ऊपर बटन लगाया तो इनपुट टैग बटन बन गया। सबमिट है, सबमिट के ऊपर मैंने बटन लगाया तो वो भी बटन बन गया। मैंने रीसेट वाला बटन बनाया था, टाइप रीसेट करके उसके ऊपर बटन लगाया, वो भी बटन। तो किसी भी टैग के ऊपर जो बटन बनने के लायक है, जो लिंक कर सकता है, उसके ऊपर आप बटन का टैग दोगे वो इधर बन जाएगा। इवन पैराग्राफ के ऊपर भी लिखोगे ना, वो भी बटन की शक्ल बना के आ जाएगा। ठीक है,
तो ये जो CSS की क्लासेस हैं ये कैन बी अप्लाइड ऑन एनी इफेक्ट, कैन बी अप्लाइड ऑन एनी टैग, सॉरी, ठीक है, जबरदस्त। इसी तरह से मैंने कहा मुझे एक और बटन बनाना है। अब ये CSS की और बूटस्ट्रैप की, सॉरी, डिजाइन है, मुझे ये वाले बटन चाहिए। तो अगेन तब देखो यहां पे बटन क्लास वही आई, मींस जहां मुझे बटन बनाना होगा वहां बटन की क्लास आ जाएगी। पर अब उसने एक और प्रॉपर्टी दे दी, बटन डैश आउटलाइन प्राइमरी। अब अगर मैं बटन डैश आउटलाइन प्राइमरी लिखूंगा तो मुझे प्राइमरी बटन इस तरह का आउटलाइन वाला बना के दे देगा। इसकी CSS हमने मैन्युअली ऑलरेडी की हुई है, लैब मैनुअल के अंदर भी है, ठीक, स्लाइड्स में भी है, लेकिन अब हम CSS की टेंशन ही नहीं ले रहे। अब हम कह रहे हैं कि यार CSS के ऊपर वरी करने की जरूरत नहीं, आपको क्या याद रखना है कि यार एक क्लास होगी बटन, तो वो बटन बना देगी। मुझे अगर आउटलाइन में दे दूंगा तो आउटलाइन बना देगी। मैं सिंपली बटन प्राइमरी लिखूंगा तो फुल प्राइमरी बना है। ये हमारे पास CSS रहा। मुझे साइज चेंज करनी है, मुझे साइज चेंज करनी है, मैंने कह दिया यार बटन, तो बटन बना दिया। मैंने कह दिया बटन प्राइमरी, तो ब्लू कलर का बटन बना दिया। फिर मैंने कहा बटन लार्ज, तो लार्ज बटन बना दिया। अब की बार हमने 3 क्लासें यूज की हैं, एक बटन वाली, एक बटन प्राइमरी वाली और एक बटन लार्ज वाली। अब इसने मतलब ये हुआ कि अब हजरत अंग्रेज ने 3-4 क्लासें और बना के रखी हुई हैं। हर चीज की, हर डिजाइन की क्लास जो होगी वो उसने बना के रखी हुई है। ठीक है, अब हमने यहां पे कहा कि यार भाईजान बटन बनाओ, तो बटन बना दिया। हमने कहा बटन प्राइमरी बनाओ, तो प्राइमरी बना दिया। अब मुझे पता है कि मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं बटन प्राइमरी, सेकेंडरी जो भी नाम दूंगा उस हिसाब से कलर चेंज होकर आ जाएगा। फिर मुझे इसकी साइज भी कंट्रोल करनी है, ये तीसरा पैरामीटर आया। तो साइज कंट्रोल करने के लिए उसने क्लास बनाई हुई है। बटन के लिए बटन लार्ज, तो लार्ज बटन आ गया। बटन स्मॉल करूंगा मैं, तो बटन डिफॉल्ट अगर छोड़ दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो डिफॉल्ट साइज है। बटन स्मॉल कर देंगे तो स्मॉल आ जाएगा। हेंस 3-4 साइज हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अगेन फिर वही चीज याद नहीं रखना, ये समझना है कि मुझे बटन का कलर चेंज करना है, बटन बनाना है, साइज चेंज करनी है। कोई ना कोई हजरत अंग्रेज ने क्लासें बनाई, हमने क्लासेस का पता करना है, वो क्लास यूज करना है। मुझे पूरी स्क्रीन के ऊपर एक लार्ज बटन बनाना है, उसके लिए उसने एक और बटन ब्लॉक करके बनाया हुआ। बाकी कोड वही, बटन बनाओ, बटन का प्राइमरी करो, और अब बटन लार्ज की जगह पे बटन ब्लॉक कर दिया। बटन ब्लॉक करने से पूरी स्क्रीन पे बड़ा सा बटन आ जाएगा। मैं ये देना चाह रहा हूं। इसी तरीके से आगे बढ़े, कोई बटन एक्टिव होते हैं, कोई बटन डीएक्टिव होते हैं। जब तक फॉर्म पूरा फिल ना हो, बटन सबमिट वाला डीएक्टिव हो जाए। वो डीएक्टिव करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं, उसकी क्लास अलग बनाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, बटन बना दिया, बटन प्राइमरी कर दिया, अगर आप एक्टिव कर दोगे तो ब्लू एक्टिव कलर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से बटन के अंदर जब आप बटन टैग यूज करते हो तो उसमें एक एट्रीब्यूट भी ऐड होता है डिसेबल का। अगर आप बटन को बना रहे हो, ठीक, मुझे बटन को डीएक्टिव करना है, मैं एट्रीब्यूट भी यूज कर सकता हूं बटन का डिसेबल का, या मैं उसको क्लास दे दूंगा डिसेबल की, तो वो बटन का कलर डिम करके उसको डिसेबल शो करेगा। तो अब जो भी स्टाइल आप लगाना चाह रहे हो, कोई ना कोई क्लास की नेम है वो अप्लाई करना है।